आर्किटेक्चर, लॉ और अन्य उच्च शिक्षा के कॉलेज होंगे। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाका, 8 पुलिस वालों समेत 16 लोग जख्मी। आईएम पर शक की सुई, गृह मंत्री बोले धमाके की जांच जारी। बेंगलुरु धमाके पर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बेतुका बयान, कहा धमाके से बीजेपी को होगा फायदा। बीजेपी का पलटवार, शकील का बयान गैर जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को दी बड़ी राहत, संजय को सरेंडर के लिए मिला 4 हफ्तों का वक्त। 1993 मुंबई ब्लास्ट में दोषी हैं संजय। गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बाबू बजरंगी समेत 10 दोषियों के लिए फांसी की मांग करेगी गुजरात सरकार। नरोडा पाटिया दंगा केस में दोषी हैं सारे। और शिवसेना ने फिर छेड़ी पीएम पद पर बहस, उद्धव ठाकरे ने मोदी की दावेदारी पर उठाए सवाल, कहा एनडीए जल्द तय करे पीएम उम्मीदवार। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। देश हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है और आतंकी हमलों से देश का सीना कई बार छलनी भी हुआ है। जब भी हमला होता है तो आतंकियों की कड़ी कार्रवाई की बात होती है और कुछ दिनों बाद फिर से वही ढाके 3 पात हो जाता है। एक बार फिर से बेंगलुरु में बम धमाका हुआ। ये धमाका बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ और एक बार फिर से धमाकों के बाद नेताओं के बयानों और धमाकों की निंदा का दौर शुरू हो गया। तो बेंगलुरु के मालेश्वरम में बीजेपी दफ्तर के बाहर मोटरसाइकिल धमाका हुआ है, जिसमें 16 लोग जख्मी हो गए। विस्फोट में 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं और कई मोटरसाइकिल और स्कूटर धमाके की चपेट में आ गए। घायलों में 8 पुलिस वाले और 8 आम नागरिक शामिल हैं। इनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि धमाके में आईईडी और छर्रों का इस्तेमाल हुआ था। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर यह ब्लास्ट हुआ है। आपको बताते चले कि इस ब्लास्ट में 8 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जबकि 8 आम नागरिक भी इस ब्लास्ट में शिकार बने। तो बेंगलुरु के मालेश्वरी में बीजेपी दफ्तर के बाहर यह ब्लास्ट हुआ। It is a motorcycle blast because motorcycle is there and it has ripped apart. It seems to be a explosive plus incendiary bomb, and according to the information available, so far 8 policemen
and about 5 civilians, they are injured, and 2 are seriously injured. They are all in hospital, and we are finding out if anyone else is also injured and found in neighboring hospitals, etc. तो बिल्कुल आपको एक बार फिर से बता दें, बेंगलुरु के मालेश्वर में आज सुबह बीजेपी दफ्तर के बाहर एक मोटरसाइकिल में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि इसमें 16 लोग जख्मी हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है उन लोगों में से। आपको बताते चले कि जख्मी लोगों में 8 पुलिस वाले भी शामिल हैं। फिलहाल जख्मी लोगों को अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बताते चले कि धमाके में 3 कारें और कई मोटरसाइकिल तबाह हो गए। मौके पर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एनआईए की शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि एक आईईडी ब्लास्ट था। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि 3 कारें और कई मोटरसाइकिलें इसकी जद में आकर तबाह हो गई। और फिलहाल पूरी जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चैनल न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल। आशिफ, जिस तरीके से बेंगलोर में धमाका हुआ है, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं कि आखिरकार ये किसकी हरकत है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कुल मिलाकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उससे तमाम देश के लोग हतप्रभ हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर जितने भी महकमे में अधिकारी हो, सभी लोग हतप्रभ हैं कि आखिर इस तरह की घटना कैसे घट गई। तमाम छानबीन में जुटे हुए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इस पर जो भी आउटपुट आए वो सभी लोगों को अवगत कराया जाए और बताया जाए कि आखिर ये तमाम मसले किस तरीके से हुए हैं, तमाम घटनाएं किस तरह से घटी हैं। और इसीलिए अभी जो शुरुआती जांच हो रही है और जिस तरीके से शुरुआती जांच में जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिली है और जिस बात को गृह मंत्रालय ने माना है, वो साफ साफ तौर पर गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं आर.के. सिंह, उन्होंने कहा है, हमसे जब बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि ये हमला जो है, बेंगलुरु का हमला जो है, वो आतंकी हमला होने की पुष्टि की जा सकती है। मतलब ये साफ है कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो साफ साफ तौर पे आतंकी हमला है। साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है और ये कहीं ना कहीं से एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है जिस पर अब देश इसमें हतप्रभ है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन से लोग दोषी हैं और किस तरह के लोग हैं, क्या है उनके मकसद क्या थे, मोडस ऑपरेंडी क्या थी, ये तमाम चीजों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, लेकिन आशिफ, जिस तरीके से जो ब्लास्ट जिस जगह पर हुआ बताया जा रहा है काफी पास में बीजेपी दफ्तर था, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी दफ्तर को निशाना यहां पर बनाया गया था? हालांकि नुकसान यहां पर बीजेपी नेता या इस दफ्तर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन निशाने पर बीजेपी दफ्तर था, इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो बीजेपी ऑफिस के बगल में चीजें थी और इसलिए, और हमने भी ये सवाल किया जब गृह सचिव से, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये हम साफ तौर पे तो नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस को ही निशाना बनाया गया, लेकिन ये जरूर है कि उनकी मंशा ये जरूर थी कि वहाँ बीजेपी ऑफिस के पास जो इकट्ठा होने वाले लोग हैं, क्योंकि वहाँ टिकटों का बंटवारा चल रहा है और तमाम लोग, क्योंकि सरकार है इस वक्त कर्नाटका में बीजेपी की, और वहाँ के लोग काफी बीजेपी कार्यालय पे लोगों को भारी तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो इन चीजों को देखते हुए ये, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनकी ये मंशा जरूर रही होगी कि जो भी बम विस्फोट हो उससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, ज्यादा से ज्यादा हानि हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचा सके ये लोग, इसलिए ये सब सारी घटनाएं हुई हैं। और इससे बीजेपी ऑफिस के बगल में होने का कहीं ना कहीं से ये मकसद भी आप समझ के देख सकती हैं कि ऐसा हो सकता है कि वहां पे लोग जो इकट्ठा हो रहे थे उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सके, इसलिए इस घटना को अंजाम वहां दिया गया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आशिफ, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए और पूरी तफ्तीश के लिए गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्हें भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा और इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, वो 4 बजे यहाँ से एक टीम जा रही है, एसपीजी की टीम जा रही है, एनआईए की टीम जा रही है और यहाँ आफ्टर बम विस्फोट जो स्क्वाड फोर्स है वो जा रही है वहाँ जांच एजेंसियां के तहत। और गृह सचिव की जहां तक जाने की बात है, उन्होंने भी कहा कि अगर अभी हमारी टीम 4 बजे यहाँ से निकलेगी, जरूरत महसूस की गई तो हम भी 1 आध घंटे के अंदर यहाँ से मूव कर जाएंगे। मतलब साफ है कि इस मामले को लेकर बहुत आसानी से और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से गृह मंत्रालय नहीं बैठा है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से वहाँ कर्नाटका के अधिकारियों की लगातार संपर्क हो रही है और उनसे बातचीत हो रही है, उनसे आउटपुट लिए जा रहे हैं कि आखिर पूरा मसला माजरा क्या है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आशिफ अभी तक आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर पुष्टिकरण नहीं किया गया था, पुष्टि नहीं की गई थी और ये कहा जा रहा था कि अगर इस आतंकी हमला करार दिया जाता है तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अब ये पुष्टि कर दी जाएगी कि ये आतंकी हमला था। अगर ये आतंकी हमला था तो गौर करने वाली बात है कि इससे पहले भी बेंगलुरु में आतंकी हमले हुए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में भी आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन हमेशा से भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया जाता रहा है, ज्यादा कैजुअलिटी हो, इस बात को ध्यान में रखकर आतंकी
हमेशा साजिश को अंजाम देते रहे हैं, लेकिन इस बार अगर इस जगह को चुना गया, इस जगह बम को प्लांट किया गया, तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था। हाँ, निशाने पर अगर कोई थे तो बीजेपी दफ्तर था, बीजेपी के नेता थे। तो क्या इन तमाम चीजों को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि वाकई में एक आतंकी हमला था? बिल्कुल, आपने जिस तरह से सारी जानकारी इकट्ठा की और सारी जानकारी आपने मुहैया कराई, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं वो बिल्कुल आप जायज बात है कि ये कहीं ना कहीं से, और अब कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। जब गृह सचिव इस बात को कह रहे हैं नेहा, तो अब इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय और गृह सचिव के आउटपुट पे ही हम आगे हम भी उस बात को ध्यान में रखते हुए चीजें करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला है, और इसमें हम जांच कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, इसमें और क्या क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि इसमें पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे क्या क्या चीजें थी। इस सब चीजों को क्लियर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय और वहां कर्नाटका गवर्नमेंट एक दूसरे से बातचीत कर रही है, एक दूसरे से बातचीत करके तमाम आउटपुट देने की बात करी जा रही है। तो इससे साफ है नेहा कि अब बहुत जल्द समय रहते ही ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर क्या क्या इसके पीछे माजरा है, और भी घटना न घटे उसके लिए क्या प्रिकॉशन बरते। बिल्कुल, लेकिन आशिफ, यहाँ पर आपको भी शायद जानकारी होगी इस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अगर हम बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में इससे पहले जब धमाके हुए थे तो आपको भी याद होगा कि 17 अप्रैल 2010 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर धमाका हुआ था। आज भी 17 अप्रैल है, आज 17 अप्रैल 2013 है। तो इससे क्या जोड़कर देखा जा सकता है कि इसका भी कोई कनेक्शन निकाला जा सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ इस पे अगर हम बहुत गौर करें तो कहीं ना कहीं से आतंकी जो होते हैं, जिनका ये काम होता है, वो एक दूसरे से लिंकअप जरूर होते हैं। अगर हम बात करें जब दिल्ली में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हुए, या फिर उसके बाद मुंबई जो हादसे हुए, या फिर 26/11 का हादसा हुआ, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्शन जरूर रहा है। कुछ न कुछ चीजें जरूर रही हैं। जिस तरीके से उनको मैपिंग किया गया था कि पहले मुंबई, फिर दिल्ली, और फिर मुंबई, फिर बेंगलोर, फिर हैदराबाद, फिर वाराणसी, तो इस तरीके से वो अपनी मैपिंग देखते हैं। तो जरूर आप बिल्कुल आप सही कह रही है कि हो सकता है कि जिस तरह 17 अप्रैल 2010 को घटना को अंजाम दिया था उन्होंने, ठीक वैसे 17 अप्रैल 2013 को ये बात दोहराने की कोशिश की जा रही है कि आप हमें हल्के में न ले। तो बार बार सबसे बड़ी चीज है कि नापाक मंसूबे उनके पूरे हो जाते हैं। वो अपने नापाक मंसूबों में अपने आप को इस तरीके से मैसेज देने का काम करते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि ये बम विस्फोट एक यहाँ ये भी समझना होगा ना कि ये बम विस्फोट सिर्फ ऐसा नहीं था कि लोगों को मारने के लिए, बहुत सारे लोगों में खौफ बनाने के लिए भी चीजें हैं। वो अपने डर को बनाए रखना चाहते हैं। वो इस बात की बार बार तस्दीक कराते रहते हैं कि देखिए हम कितने ताकतवर हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस, हमारे भी जो फोर्सेस हैं, वो भी उसके पीछे लगे रहते हैं। ये अलग बात है कि कई बार हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर भी सामने आई है, लेकिन तमाम चीजों के बाद अभी ये सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जिस अलर्टनेस के साथ जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को बहुत सीरियसली टेकअप किया है, और जिस तरीके से अभी गृह सचिव से जो हमारी बात हुई उसमें कि हम इसको बहुत तस्दीक से जानकारी चाहते हैं, और तभी आप लोगों के साथ हम इकट्ठा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से आशिफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल सीधे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए चरवा न्यूज संवाददाता मीर खालिद। मीर, आपसे जानना चाहेंगे इस समय वहां पर क्या कुछ तफ्तीश चल रही है, और क्या कुछ कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो साफ हो पाई है कि आखिर किसने आतंकी हमला कराया, क्या ये वाकई में कोई आतंकी हमला है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? खालिद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लोग से संपर्क नहीं हो पा रहे, लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में इस समय क्या स्थिति है जानने की कोशिश करेंगे चैनल वन न्यूज संवाददाता से। लेकिन आपको अपने तमाम दर्शकों को हम बताते चले कि एक और आतंकी हमला हुआ है। एक बार फिर से देश को दहलाने की यहां कोशिश की गई है। हालांकि इस बार किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं, बल्कि बीजेपी दफ्तर के बाहर ये बम प्लांट किया गया था। क्या ये आतंकी हमला है? हालांकि अभी तक इसकी भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि अब यहां पर सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जल्द ही इस बात को लेकर पुष्टि की जा सकती है कि ये जो हमला आज सुबह 10 बजे, 10:30 बजे बेंगलुरु के बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ, वो एक आतंकी हमला था। तो फिलहाल यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक और आतंकी हमले की। जी हां, बेंगलुरु इस आतंकी हमले से दहल उठा। बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आतंकी हमला है या फिर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आतंकी हमला ही है। हालांकि शाम 4 बजे यहां से पूरी टीम जो गृह मंत्रालय की तरफ से विशेष जो सचिव हैं वो रुख करेंगे बेंगलुरु का। इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं वो जाएंगी बेंगलुरु, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हमले का, इस ब्लास्ट के पीछे क्या मकसद था, कौन लोग शामिल हैं, किन किन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीजें अभी जानने के लिए जांच होनी बाकी है और जांच फिलहाल जल्द ही शुरू की जाएगी। दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से बेंगलुरु में ये ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल आपको बताते चले कि इस ब्लास्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है, प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस ब्लास्ट के बाद क्या कुछ कहा। ये जानबूझकर कराया हुआ है, बल्कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां सारे देश में चल रही हैं और यह हकीकत है कि स्लीपर मॉडल स्थान पर बड़ी संख्या में अपना रोल कर रहे हैं और इन स्लीपर मॉडल को नष्ट किए जाने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयत्न चाहिए वह कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है।
तो सुना आपने राजनाथ सिंह को, उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है कि ये जानबूझकर आतंकी हमला कराया गया है और सीधे तौर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस तमाम पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। और फिलहाल सीधे हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं चलवन न्यूज साथ मीर खालिद। मीर, जानना चाहेंगे इस समय वहां पर क्या कुछ स्थिति है और क्या अभी तक स्थिति साफ हो पाई है कि आखिर किस किस तरह के विस्फोटकों का यहाँ इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा कौन लोग शामिल है? जो तमाम सवाल ब्लास्ट होने के बाद, धमाके होने के बाद जो बने होते हैं, क्या उन सवालों के जवाब मिल पाए हैं अभी तक? नेहा, यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है 10 बज के 40 मिनट यानी 10:47 एक्चुअली करेक्ट टाइम पे जो ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट एक्चुअली टारगेट किया गया था कि बीजेपी ऑफिस के सामने एक साई बाबा टेम्पल है, जहाँ पर सारे लोग, ज्यादातर लोग 2000 से 3000 डिविटीज वहां पर जुड़ते हैं। तो ये एक बाइक जो TN 3767 की गाड़ी की एक पार्किंग वहां पर मिली है, वही गाड़ी पे रखकर ये ब्लास्ट किया गया है और उसके अंदर जो ID और सारे चीजों को इस्तेमाल किया था पिछले दिनों में जो दिलसुख हैदराबाद के अंदर ब्लास्ट हुआ था, सही वही तरीके से इक्विपमेंट यूज किया गया। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी एक बयान आया होम गृह मंत्री का, इंडियन गृह मंत्री का, कि वो ऑलरेडी अलर्ट किए थे बैंगलोर के साथ दिल्ली और दिल्ली के साथ मद्रास और हैदराबाद। तो 32 आदमी जो ड्यूटी पे थे, जो बस के ऊपर एक्चुअली टारगेट बनाया गया था, पुलिस वालों के ऊपर जो टारगेट बनाया था, करीब 16 पुलिस वाले इंजूट हैं, 5 आदमी के अब तक जाने गए हैं, जिसके अंदर 3 एज के 2 गर्ल्स भी माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन मीर, जिस तरीके से अगर हम बात करें बेंगलोर की या फिर हम बात करें देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां भी आतंकी हमला अभी तक हो चुका है, गौर करने वाली बात है कि हमेशा से भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया गया है आतंकियों की तरफ से। साजिश को हमेशा बाजार में या जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां अंजाम दिया गया। इस बार अगर इस जगह पर बम प्लांट किया गया तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बाजार इलाका नहीं है, ये ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, फिर इसी जगह को क्यों चुना गया? यहाँ पर देखिए, एक्चुअली टारगेट बनाया गया है May 5 का, यानी कर्नाटक के अंदर 5 तारीख को जो इलेक्शन है, उसी इलेक्शन को रखते हुए ये टारगेट बनाया गया। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो लोग यहाँ पर आज जुड़ने वाले थे, जो कर्नाटक की रणनीति जो बनाने वाले थे, आज सारी रणनीति को जो है क्रॉस किया गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी होम मिनिस्टर जो बेंगलुरु के जो होम मिनिस्टर अशोक सैना, उन्होंने भी ये बात कही कि ये टेररिस्ट अटैक है, लेकिन अभी तक कोई टेररिस्ट नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया कि फलाना चीज हमने की है। और ये टीम भी अब तक डिक्लेरेशन नहीं की, जी हाँ ये हो सकता है टेररिस्ट का ब्लास्ट। लेकिन पिछले अगर आप 2 घंटे पहले देखते हैं तो वहां पर एक गैस ब्लास्ट, उसके अंदर कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है, सर्वर ब्लास्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये बिल्कुल ब्लास्ट है, लेकिन क्यों वहां पर ही ब्लास्ट किया गया, बीजेपी ऑफिस के सामने ही क्यों ब्लास्ट किया गया, ये अभी तक सामने नहीं रिपोर्ट आई। बिल्कुल मीर, हालांकि इस जगह की वजह से अभी तक कहीं ना कहीं ये माना नहीं जा रहा है कि वाकई में ये ब्लास्ट है। भले ही कहा गया हो, जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अगर हम बेंगलोर की बात करें, इससे पहले जब बेंगलुरु धमाके से गूंजा है या कह सकते हैं दहला है, तो देखने को मिला है कि कई यहाँ पर धमाके हुए हैं। खासतौर पर अगर इससे पहले की हम बात करें तो आपको भी याद होगा कि 17 अप्रैल 2010 में बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ था और आज भी 17 अप्रैल है 2013। तो क्या माना जाए, क्या इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसके बीच में कोई कनेक्शन निकाला जा रहा है? जी हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मई 5 कर्नाटक के अंदर जो इलेक्शन है, साथ ही साथ IPL का मैच कल ही खेला गया वहां पर। लेकिन ये मैचेस को देखते हुए भी पुलिस का बंदोबस्त बहुत ज्यादा था। लेकिन आप अप्रैल 2003 की जो बात कर रहे हैं, आप 13 की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इससे कुछ चुनने वाली बात तो हो सकती है। लेकिन कोई अगर कोई मुजाहिदीन ग्रुप हो या टेररिस्ट ग्रुप हो, अगर इसको एक्सेप्ट करता तो हम इस बात को पूरा दयाल करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन गेम है या पॉलिटिशियन का कुछ आगे जाकर गेम बोला जाएगा, ये क्या होगा ये हमें आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे मीर खालिद से, सीधे बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो पूरी जानकारी दे रहे थे। और 2 तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 17 का ब्लास्ट कनेक्शन, जी हाँ, जो सवाल लगातार हम चर्चा कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि आज भी 17 अप्रैल है और 2010 यानी कि ठीक 3 साल पहले 17 अप्रैल 2010 में भी ब्लास्ट हुआ था। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर है आज की, एक तस्वीर है 17 अप्रैल 2013 की और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं 17 अप्रैल 2010 की।
2013 में बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया गया है, जबकि ठीक 3 साल पहले आज ही के दिन, आज ही की इस तारीख पर 2010 में चिन्नास्वामी स्टेडियम में ब्लास्ट हुआ था। तो फिलहाल ये जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर 17 का ये ब्लास्ट कनेक्शन आखिर है क्या, और क्या वाकई में किसी आतंकवादी संगठन ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। जांच लगातार जारी है। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ। वर्दी बस्ता जर्सी जूते स्टेशनरी भत्ता लाओ। प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ, प्रगति पथ पर बढ़ते जाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग ए तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें 75 रुपए से 400 रुपए तक मासिक वजीफे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को वर्दी, स्टेशनरी, बस्ता, डिक्शनरी, जर्सी, जुराबें व जूते खरीदने के लिए 740 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक एक मुश्त भत्ता भी दिया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है। झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है। बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया। जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण